नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे, बताया सच्चा देशभक्त, कहा स्वतंत्र विदेश नीति रखने का है दम। यूएनएससी बैठक में आतंकी का ऑडियो चलाकर पाकिस्तान को भारत ने किया एक्सपोज, विदेश मंत्री जयशंकर बोले 26/11 अटैक कभी नहीं भूलेंगे। फेक न्यूज पर पीएम मोदी ने जाहिर की चिंता, कहा बिना फैक्ट चेक किए मैसेज आगे न बढ़ाएं। केजरीवाल सरकार ने जनता के 101 करोड़ वक्फ बोर्ड को बांटे, आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा। लड़कियों की नीलामी को लेकर एनएचआरसी सख्त, गहलोत सरकार से मांगी रिपोर्ट। आज की सबसे पहली खबर में बात करेंगे दुनिया भर में छा रहे मोदी मैजिक की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जमकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी उन लोगों में से एक हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति को लागू करने में सक्षम है। पीएम नरेंद्र मोदी को पुतिन ने एक सच्चा देशभक्त बताया। उनका कहना है कि आने वाला वक्त भारत का है। डॉक्टर साहब, अब तो पुतिन भी मोदी के फैन हो गए हैं। पुतिन ही क्या, पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को इस बात के लिए बधाई देती है और उनका लोहा मानती है कि वो किसी के दबाव में नहीं आते। हिंदुस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उनकी नीतियों की प्रायोरिटी में नंबर 1 स्थान पे है। अब आप देखिए, जब पाकिस्तान जैसा दुश्मन मुल्क, वहाँ का लीडर जब प्रधानमंत्री की तारीफ करने लग जाए तो आप समझिए कि भाई किस बात के लिए तारीफ हो रही है। पुतिन ने जो कहा वो 2-3 चीज़ों के लिए। पहली चीज़ ये, यूक्रेन वॉर के ऊपर भारत के ऊपर लगातार इस बात का दबाव दिया जा रहा था कि आप एक स्टैंड लें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं, ये दौर युद्ध का नहीं है, बातचीत से मसला सॉल्व होना चाहिए। कई बार यूएन के अंदर वोटिंग हुई, भारत उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दबाव के बावजूद यह भी कहा गया कि आप रूस से S-400 का डील ना करें, लेकिन हम आगे बढ़े और इसलिए आगे बढ़े कि उसे हमारी ज़रूरत थी। चीन हमारे दरवाजे पे हमें धमकी दे रहा है लेह लद्दाख के ऊपर, तो हमें इस तरह के आधुनिक हथियारों की ज़रूरत थी, इसलिए हम अमेरिका के सामने झुके नहीं। अब प्रधानमंत्री पुतिन कह रहे हैं कि ये सच्चे देशभक्त हैं, वो तो है ही। वो कह रहे हैं कि भाई ये अपने राष्ट्र हित में ही वो फैसले लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। काश हिंदुस्तान के विपक्षी नेताओं को ये बात समझ में आए। और देखिए, एक तरफ पुतिन तारीफ कर रहे हैं और आज ही खबर आई कि बाइडेन सरकार की तरफ से जो उनका फ्यूचरिस्टिक फॉरेन पॉलिसी का जो खाका तैयार हुआ, उस डॉक्यूमेंट में साफ साफ बाइडेन सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हिंदुस्तान के साथ और भी ज़्यादा बेहतर सुरक्षा जो रिश्ते हैं, हमारे स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप है, उसमें और मजबूती दी जाएगी। मतलब ये कि ऐसी विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी आगे लेके बढ़ रहे हैं जिसमें दोनों ही वर्ल्ड पावर हिंदुस्तान के साथ नज़दीकियां बढ़ाना चाहता है। तो हिंदुस्तान के लिए इस तरह का विन विन सिचुएशन पहले कभी नहीं था जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को देखना पड़ रहा है, और ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। जी बिल्कुल। जहां विदेशों में पीएम मोदी का मैजिक चल रहा है, वहीं भारत ने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर दिया है। मुंबई में चल रही मीटिंग में देश विदेश के प्रतिनिधियों के सामने भारत ने उस ऑडियो क्लिप को सुनाया जिसमें पाकिस्तानी आतंकी और 26/11 का साजिशकर्ता साजिद मीर
फोन पर आतंकियों को सलाह दे रहा था। भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में यह ऑडियो क्लिप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सुनाया और पाकिस्तान की पोल खोल दी। डॉक्टर साहब, क्या भारत ने आतंकवाद के खिलाफ हल्ला बोल दिया है? साजिद मीर इस पूरे मुंबई अटैक का वो मास्टरमाइंड है और पाकिस्तान को अभी हाल में ही ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया। ये पाकिस्तान के लिए ऑडियो क्लिप नहीं है, ये चाइना के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आतंकवाद के नाम पर जो तमाशा हो रहा है उसको एक करारा जवाब है। साजिद मीर को आप इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करते हैं तो चीन उसके बचाव में खड़ा हो जाता है। यह साजिद मीर जिसकी आवाज ऑडियो में सुनाई दी गई, वो क्या कह रहा था? वो ये कह रहा है, आतंकियों को फोन पे बता रहा है कि टेलीविजन पे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे घर के ऊपर कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जहां कोई भी नजर आए गोली मार दो, लोगों को देखते ही गोलियां मार दो। और ये सब जो मुंबई अटैक हुआ उस दौरान ये सारी जानकारियां एनडीटीवी के जरिए लाइव चल रहा था, बरखा दत्त लाइव दिखा रही थी और पाकिस्तान में बैठ के ये लोग टेलीविजन देख करके वो बता रहे थे कि कहाँ मूवमेंट हो रहा है, कितने लोग पहुंच रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं। वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और उस घटना के बाद से ही इस तरह के आतंकी घटनाओं में लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया गया। अब ये सारी जानकारियां इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान के जैसा, जिसको कह सकते हैं कि दोहरे चरित्र वाला मुल्क पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अमेरिका के लिए यह शर्म की बात है कि आपने लॉबी करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया एफटीएफ के। वो इसलिए क्योंकि इस साजिद मीर को पाकिस्तान ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। उसके डीएनए सैंपल्स वगैरह भी दिखा दिया कि भाई ये तो मारा गया, खत्म हो गया, जिंदा नहीं है। बाद में मालूम चला पाकिस्तान में ही है। मतलब आप ये समझिए कि एक ऐसा मुल्क जो न सिर्फ आतंकियों की ट्रेनिंग देता है बल्कि पकड़े जाने पे उसको इस तरीके से बचाने के लिए पूरे सिस्टम को झोंक देता है। और ये तो हिंदुस्तान की सरकार है, यहां तो अब मनमोहन सिंह नहीं है कोई कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ आप कुछ करेंगे तो हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज हो जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अमन की आशा का दौर चलाया जाएगा। ये तमाशा इस सरकार ने बंद कर दिया है। तो सैल्यूट टू द फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, जो लगातार हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को, हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को वो पूरी दुनिया में डंके की चोट पे लेके जा रहे हैं और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, फेक न्यूज के जरिए दंगे और अस्थिरता का माहौल बनता है और यही चिंता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सताने लगी है। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने फेक न्यूज का मुद्दा उठाया और गृह मंत्रियों को इससे लड़ने का मंत्र दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि फेक न्यूज बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है, इसलिए ये जरूरी है कि कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले उसके फैक्ट चेक जरूर किए जाए। डॉक्टर साहब, फेक न्यूज का एक चिंता का विषय है। देखिए, ये मसला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मौजू है। वो इसलिए कि अभी हाल में ही द लायर वायर, हम लोग शुरू से इस वायर नाम के मीडिया संस्था को लायर के नाम से बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करता है। ये हिंदुस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में तो कराता ही कराता है। एडिटर इसका एक अमेरिकन नेशनल है, लेकिन ये तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल कांग्रेस पार्टी उसके फेक न्यूज को सच बता करके समाज में प्रचार प्रसार करते हैं। उसकी फेक स्टोरीज को राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं बिना जांचे परखे। तो एक तो फेक न्यूज तो एक मिनास है ही, एक बीमारी है, लेकिन इस बीमारी से ग्रसित नेता जो इस तरह के फर्जी खबरों को समाज में प्रचारित और प्रसारित करते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए देश में कानून बनना चाहिए। खैर, ये बात तो अलग हुई। प्रधानमंत्री ने फेक न्यूज़ के बारे में क्या कहा उसको समझना ज़रूरी है।
ये इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर गृह मंत्रियों की बैठक थी। वहां प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकी सिर्फ बंदूक लेकर के नहीं घूम रहे हैं। हिंदुस्तान में देयर आर टेररिस्ट विद गन्स एंड देयर आर टेररिस्ट विद पेन। कुछ टेररिस्ट ऐसे हैं हाथ में बंदूक लेकर हिंसा करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दिल्ली में बैठ के अपने कलम से हिंसा भड़काते हैं। इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट किसके बारे में कह रहे हैं? ये लेफ्ट लिबरल कबाल या अर्बन नक्सल्स, जो इस तरह के अफवाहों से देश में दंगा भड़काते हैं। क्या हुआ? ये जो दिल्ली में दंगा हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सीए वाले। यही सीए आंदोलन, फर्जी खबरों, फर्जी जिस कानून से हिंदुस्तान को, मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, उसको लेकर के आपने दंगा करवा दिया। यही लायर वायर, इसके एक आर्टिकल से असम में दंगे हो गए। यही लायर वायर जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, ये झूठा प्रचारित करता है। और अभी हाल में ये चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। ये मेटा की स्टोरी चल रही है हर तरफ। 7 जगह फर्जीवाड़ा। सवाल किया गया तो फर्जी ईमेल, फर्जी स्नैपशॉट, पता नहीं किस किस तरीके से। तो ये जो हिंदुस्तान में वामपंथियों का, ये एडिटर गिल्ड वालों का, ये जो जोकर्स बैठे हुए हैं वहां पे, इन लोगों ने अफवाह को ही सच बना करके पेश करने को पत्रकारिता का नाम दे दिया है। और जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है, ये इतने बेशर्म हैं कि माफी तक नहीं मांगते। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, किसी से भी हो सकती है, तो इसलिए तो माफीनामा होता है। अखबार में गलत खबर छप जाती है, अगले दिन माफीनामा आ जाता है। हम लोगों से भी कभी कभी गलतियां होती है, किसी का फोटो गलत लग जाता है, हम लोग बाकायदा उसको डिलीट करते हैं, बदलते हैं, माफी भी मांगते हैं। तो एक गलती हो जाना, लेकिन ये गलती नहीं करते, ये प्रोपेगेंडा करते हैं, देश को तोड़ने के लिए ये काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही, बात तो सही है, लेकिन बात अधूरी है। अगर प्रधानमंत्री को यह मालूम है कि कुछ लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं जिससे दंगे हो जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप? आपका सिर्फ ये कह देना कि देयर आर टेररिस्ट विथ गन्स एंड देयर आर टेररिस्ट विथ पेन, तो टेररिस्ट विथ गन को तो आप इलाज करते हो, वहां सीआरपीएफ वाले इलाज कर रहे हैं। ये टेररिस्ट विथ पेन, इसका इलाज कब करेंगे आप? ये जो नक्सली, ये अर्बन नक्सल्स, ये जो दिल्ली में बैठ करके ये अफवाह की का जो धंधा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। दिस इज अ टाइम टू एक्ट, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। जी डॉक्टर साहब, चौथी खबर में बात करेंगे केजरीवाल की आरटीआई रिपोर्ट में खुली पोल की। आरटीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली वासियों के हितों में लगाया जाने वाला पैसा दिल्ली वक्फ बोर्ड में इस्तेमाल किया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय बोस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया कि केजरीवाल की नेतृत्व वाली सरकार ने 101 करोड़ से ज्यादा जनता का पैसा दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिया है। इसके अलावा यह भी जानकारी सामने आई है कि महज 1 साल के अंदर ही, यानी 2021 से 2022 के बीच केजरीवाल सरकार ने 62 करोड़ रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिए हैं। डॉक्टर साहब, केजरीवाल का मुस्लिम प्रेम फिर आ गया बाहर। ये तो कह रहा था भाई मैं कृष्ण कन्हैया का अवतार हूं, जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूं, तो नाम केजरीवाल से इसको बदल करके केजरुद्दीन रख देना चाहिए। वक्फ बोर्ड की इतनी सेवा क्यों भाई? वो इसलिए कि आप देखिए कितना शातिर व्यक्ति है ये। गुजरात गया, उसको मालूम है हिंदुत्व के आधार पे ही वहां पे वोट मिलेगा, तो खुद को कृष्ण कन्हैया बता रहा। श्रवण कुमार बता रहा है खुद को, माने माता पिता अंधे हैं इनके। श्रवण कुमार, ये माता पिता कौन है? तो दिल्ली के लोग। वो यही कह रहा था कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं श्रवण कुमार हूं। आपके श्रवण कुमार को दिल्ली की जनता, तो श्रवण कुमार के माता पिता तो अंधे थे,
दिल्ली की जनता को अंधा बता रहा है। देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है ये। अब क्या टेक्निक है, क्यों दे रहा है पैसा? क्योंकि ये हिंदुत्ववादी बनने की कोशिश करेगा तो दिल्ली में मुसलमान नाराज हो जाएंगे, तो वो कांग्रेस की तरफ ना चले जाएं। तो जैसे टेलीविजन वालों को ये मुंह में पैसे डाल देता है, इसने मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के जरिए पैसे ठोक दिए। ये कितना घृणित राजनीति है। और पैसा मिल गया, मुस्लिम उलेमा ये सब खुश, अपने घर चले गए। चुनाव आएगा फिर केजरीवाल करेंगे। गुजरात में भी चुनाव होगा, वहां पे हिंदुत्व करेगा भी ये। तो ये आप समझिए कि कितना बड़ा ये नौटंकी राजनीति करता है। ऐसे नहीं मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। जी डॉक्टर साहब, आज की आखिरी खबर में बात करेंगे एनएचआरसी की। राजस्थान सरकार पर सख्ती की। राजस्थान में लड़कियों की नीलामी का मामला बड़ा हो गया है। इस खुलासे के बाद एनएचआरसी ने अशोक गहलोत सरकार को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने सरकार से पूछा है उसने इस तरह के अपराधों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की है और उन्हें रोकने के लिए क्या व्यवस्था है। आपको बता दें कि राजस्थान के भिलवाड़ा में स्टैम्प पेपर पर लड़कियों की खरीद बिक्री हो रही है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस अभी तक इस पर चुप क्यों है? भाई क्या बताइए, प्रियंका वाड्रा कहां है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यहां लड़कियों को बेचा जा रहा है। स्टैम्प पेपर पे बकायदा पूरा रैकेट चल रहा है, पंचों के जरिए चल रहा है। और 3 दिन हो गए इस खबर को आए हुए। कांग्रेस पार्टी या गहलोत सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। माफी मांगना चाहिए। और एनएचआरसी ने बहुत टाइमली इंटरवीन किया है। यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने अब तक, पहली चीज तो ये कि आपके नाक के नीचे इस तरह का धंधा चल रहा है, आपको खबर क्यों नहीं है? आपके खुफिया तंत्र, आपकी पुलिस, आपके अधिकारी ये कौन सा नशा पी करके सोए हुए हैं जो इतनी बड़ी चीजें हो रही है और सरकार को इस बात का इल्म तक नहीं है? अब मालूम चल गया, मालूम चलने के बाद किसी की गिरफ्तारी हुई, क्या एक्शन आपने लिया? अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो इसका मतलब साफ है कि आपकी मिलीभगत है। ये जो रैकेट चलाने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं, जरूर उसका सरकार के साथ कोई ना कोई रिश्ता है, अदरवाइज एक्शन लेने में देरी क्यों? और इस तरह की घटनाएं और जगहों पे ना हो, ये तो खुलासा भीलवाड़ा का हुआ है। अब एक जगह हो रहा है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे कि और भी जगहों पे हो रहा होगा। कोई ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। तो ये एनएचआरसी ने पूछा है तो इसका तो जवाब गहलोत सरकार को देना चाहिए, क्योंकि ये पाप कांग्रेस पार्टी की सरकार के तहत हो रहा है, उनकी नाक के नीचे हो रहा है। और तमाम ये जो वुमेन एक्टिविस्ट, ये फेमिनिस्ट जो टेलीविजन पे पहले आकर के बहुत बड़ी लंबी चौड़ी भाषण दिया करते थे, वो कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। मतलब ये कि अगर दंगा कांग्रेस रिजीम में हो तो वो दंगा नहीं कहलाएगा। महिलाओं के ऊपर अत्याचार अगर कांग्रेस की सरकार में हो तो उसे अत्याचार नहीं कहा जाएगा। अगर वहां कोई दंगा भड़कता हो तो वो दंगा नहीं कह रहा है। मतलब ये कि अगर कांग्रेस की सरकार है तो 7 खून माफ है। इस तरह के डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हिंदुस्तान की पत्रकारिता में, ये लेफ्ट जो लुटियन गैंग है उसमें ये लोग कभी पद्मश्री पाया करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।